ईरान ने 50 से ज्यादा हमले कर दिए हैं इसराइल के ऊपर, यानी 54-55 लहरें उनकी मिसाइलों की जा चुकी है। जबकि जो इसराइल के अंदर से एक रिपोर्ट आई है ना, वो बड़ी खौफनाक है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में बहुत ज्यादा अटैक हुआ, यानी हफ्ते की रात लगभग 12 बजे के बाद से लेकर एतवार की रात तक की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि हर 90 मिनट के बाद ईरान ने मिसाइल दागे हैं। एक नई लहर दागी है इसराइल के ऊपर और उन्होंने बड़ी तबाही फेरी है इसराइल के अंदर। खासतौर पे जो क्लस्टर बम है उन्होंने जगह जगह पे आग लगाई हुई है और बहुत सारे एरियाज को तबाह किया है। ये इसराइली चैनल 12 के मुताबिक गुज़िश्ता रात हफ्ते की रात से लेकर एतवार की रात तक हर 90 मिनट के बाद बमबारी हुई है। ये इसराइली चैनल कह रहा है और वो ये कह रहे हैं कि लगातार ये बमबारी हो रही है, इस बमबारी को नहीं रोका जा रहा। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने एक और धमकी भी दी है, बल्कि एक वार्निंग दी है और कुछ इलाके खाली करने के लिए कहा है। ईरान ने कुछ तस्वीर और सबूत पेश किए हैं कि ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों से हो रहे हैं, लिहाजा इसलिए यहां पे अड्डों में जवाबी हमला करना जरूरी है। लेकिन साथ ही ईरान ने यह कहा कि फौजी मुकामात के अलावा जहां पे कोई अटैक हो रहे हैं, किसी तनसीब के ऊपर अटैक हुआ तो वो हमने नहीं किया, वो अमेरिका या इसराइल कर सकते हैं ताकि अरब ममालिक ईरान के साथ लड़ पड़े। लेकिन अरब ममालिक ने कमाल सब्र का मुजाहरा किया है और उन्होंने इस लड़ाई से जितना हो सका वो उन्होंने गुरेज किया है। एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान में लगभग 500 के करीब जासूस पकड़े गए हैं। बहुत सारे गद्दार पहले भी थे ईरान में, अभी भी बहुत सारे गद्दार हैं। ये प्रॉब्लम रहती है गरीब मुल्कों के अंदर, वहां पे गद्दार बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो यहां पे ईरान में जो गद्दार मिले हैं वो 500 के करीब बताए गए हैं और ये खबर दी है पुलिस चीफ ने। उन्होंने एतवार वाले दिन बताया कि अमेरिका और इसराइल की फिजाई बमबारी के दौरान दुश्मनों को मालूमात फराहम करने के इल्जाम में 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें लगभग आधे अफराद वो हैं जो सरकारी ओहदों के ऊपर बैठे हुए थे और गिरफ्तार किए गए बाद मुश्तबा अफराद पर मुबैना तौर पर हमलों के अहदाफ की निशानदही या हमलों के मकामात की फिल्मबंदी के फुटेज दुश्मनों तक पहुंचाने के इल्जामात भी हैं। ईरान ने दुबई और दोहा के हवाले से कुछ वार्निंग जारी की है और कुछ इलाकों की निशानदही की है। इस निशानदही में ईरान ने कहा है कि जनाब यहां से जो मकामी लोग हैं वो निकल जाएं, क्योंकि उनकी इत्तला के मुताबिक यहां पे अमरीकी फौजी छुपे हुए हैं और वो अमरीकी फौजियों पे अटैक करना चाहते हैं। वहां कलबली मच गई है, लोग वहां पे आपको पता है गुजलत के अंदर निकलेंगे। जब इस किस्म की वार्निंग जारी की जाएगी तो ऐसे ही होगा। फिर अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप आलमी सतह पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी नेटो के ऊपर, कभी किसी और मुल्क के ऊपर, कभी किसी और पे चढ़ाई कर रहे हैं, बहुत उजलत में है और बहुत घबराहट का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही। उसने एक काम किया था मकबूलियत के लिए, वो उल्टा पड़ गया उन्हें। अमेरिका के अंदर भी मीडिया पे चढ़ाई कर दी है पीट हेग्सेट में और उसने जो है वो अमेरिकी मीडिया को लताड़ के रख दिया। उसने कहा जी आपको डोनाल्ड ट्रंप से दुश्मनी है, आप डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से नफरत जो है वो आपके डीएनए में, आपके खून में है। कोई भी सदर अमेरिका का ऐसी कामयाबियों का ख्वाब भी नहीं देख सकता था जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। और उसके बाद कहा जी आप अधूरा सच दिखाते हैं, आप घुमा फिराकर मालूमात वो देते हैं जिससे नुकसान होता है, आप अवामी राय को खराब कर रहे हैं। 36 घंटे तक एयरफोर्स का जहाज उड़ाना कितना मुश्किल है, कभी आपने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है? कभी आप इसके ऊपर स्टोरीज कर रहे हैं? आप अवामी राय को खराब कर रहे हैं। ट्रंप से नफरत इसकी वजह है। यानी आप हमारे कारनामे बताएं ना दुनिया को। इधर से पाकिस्तान में होता है, हर फौज की यही नीयत होती है। हर फौज यही चाहती है कि उनको हीरो दिखाया जाए, उनको बड़ा दिखाया जाए। अगर वो हार भी जाए तो कहा जाए नहीं जी नहीं ये जीत गए हैं। अगर वो किसी जगह करप्शन भी करें तो बताया जाए नहीं जी करप्शन नहीं कर रहे, बहुत अच्छे लोग हैं। फौजी मेंटेलिटी ऐसी होती है, इसके हाथ में हथियार होता है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो अमेरिका के अंदर भी वो मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा जी मीडिया जो है वो कसूरवार है सारी बात का। जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन हुकूमत के हाथ में चीजें नहीं आ रही ना और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ईरान को काबू कैसे करें। देखिए ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मैं आपको फिर बार बार कहता हूं कि जब मैं ये कहता हूं कि ईरान अच्छी लड़ाई लड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को मार नहीं पड़ रही, ईरान को ज्यादा मार पड़ रही है। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि ईरान को जो एक चीज संभाल के रखनी पड़ेगी वो चेन ऑफ कमांड है। इस लड़ाई के खात्मे तक ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रखनी पड़ेगी, अपने इंपॉर्टेंट लोगों की जानें बचानी पड़ेंगी और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन जिंदा रखना पड़ेगा। और जो फौज को अहकामात देने और वहां तक अहकामात पहुंचने और जो पूरा इनका सिस्टम है मिसाइलों का या हथियारों का, उस तक जो कोऑर्डिनेशन का पूरा एक निजाम है वो कायम रखना पड़ेगा। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया तो फिर लंबी लड़ाई भी लड़ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकौल ईरानियों के उनके पास बहुत ज्यादा हथियार हैं। अब एक तरफ तो ईरान अटैक कर रहा है, ये बड़े खौफनाक अटैक ईरान ने किए गुज़िश्ता 36-48 घंटे इसराइल के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन
इसराइल भी लगातार हमले कर रहा है, ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि वो हमले कर रहा है लबनान के ऊपर भी। ईरान की तफसीलात तो मैंने आपको बताई, लगभग 1350 अफराद शहीद हो गए, अब तो 1400 के करीब हो गए। और ईरान में बहुत नुकसान किया है, बॉडी बिल्डिंग तबाह की है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। लेकिन लबनान के अंदर भी लगातार हमले कर रहे हैं। 11 अफराद जो है वो गजा में शहीद हो गए हैं और इनमें 8 पुलिस वाले हैं जो गजा में काम करते हैं, फलस्तीनी। और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर 2 मार्च के बाद से लेकर अब तक लबनान में 850 अफराद शहीद हो गए हैं। 107 बच्चे हैं और 66 खवातीन हैं और 2105 अफराद वहां पे जख्मी है और बड़ी तादाद में जख्मी जो है वो ईरान में भी है। तो इसराइल ब्रूटल अटैक कर रहा है और इसमें इसराइल एक वेपन यूज कर रहा है जिसे कहते हैं फास्फोरस बम। ये जो फास्फोरस बम है ना, ये एक नॉर्मल साइज का बम होता है, इसे फायर किया जाता है, ये टैंक के जरिए से भी फायर होता है, अलग अलग किस्म के इसके फायर करने के तरीके हैं। ये बम जब करीब पहुंच जाता है उस इमारत के या उस टारगेट के जिसके ऊपर इसने गिरना होता है, तो 80 या 100 मीटर पहले इस बम के अंदर एक ब्लास्ट होता है और इसमें से सफेद फास्फोरस बहुत बड़ी मिकदार में उसके टुकड़े निकल के जमीन पे जाके गिरते हैं और वो जल रहे होते हैं। ये जो व्हाइट फास्फोरस है ना, इसमें आग लग जाए तो ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है। इसकी जो गर्माइश होती है ना, ये जो हीट होती है वो ऐसे जैसे जहन्नुम है। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, 1500 फ़ारेनहाइट 815 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी खौफनाक गर्मी ये जनरेट करता है और इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। इसको बुझाना भी तकरीबन नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जिस चीज पे गिरता है उसको राख बना देता है और जिस इंसान को ये लग जाता है वो मुस्तकिल तौर पे माजूर हो जाता है या उसकी जान, उसकी तकलीफ जो है वो बड़ी दर्दनाक होती है। तो इसको एक केमिकल हथियार की तरह देखा जाता है पूरी दुनिया में। तो ये वाला जो हथियार है उसे इस्तेमाल कर रहा है इसराइल। पुलिस वालों को भी अगवा करके ले जाते हैं, लेविस वालों को भी अगवा करके ले जाते हैं और उन्हें कत्ल करके फेंक देते हैं और सिक्योरिटी पहुंचती भी नहीं उनकी हिफाजत के लिए। तो अगर इन सारी चीजों को प्लस और माइनस करें तो ये तासुर फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही, ये आईना दिखाया जा रहा है कि दहशतगर्दी हो रही है, इसको रोको। इसी तरह 1971 में जब पाकिस्तान टूट रहा था, उस दौर में जो लोग निशानदेही करते थे ना, उनके बारे में उस दौर के भी DGISPR या इस तरह के लोग जो हैं वो ये स्टेटमेंट दिया करते थे। वो इसी तरह से बात करते थे, जनाब ये तो गलतफहमी फैलाई जा रही है, वहां तो हालात सारे ठीक हैं, ये तो तासुर बनाया जा रहा है, वो तो हमारे कंट्रोल में है, हमारे भाई हैं, हम सारे इकट्ठे हैं, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, हम जनाब लड़ेंगे, हम खड़े हैं अपनी जगह के ऊपर, मुकम्मल कंट्रोल है। सुबह पता लगा जी यहां पे तो सरेंडर हो गया। अगर उस वक्त आप उन लोगों की बात सुन लेते जो आपको हकायक बता रहे थे, तो आपको 90,000 फौजियों को हथियार ना फेंकने पड़ते और ना पाकिस्तान 2 टुकड़े होता। लेकिन उस वक्त भी आपने आंखें बंद रखी और आज भी इसी तरह कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि आंखें बंद हैं, आज भी बंद हैं। फिर एक और चीज कही DGISPR ने, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रियासत से वफादारी का एक तकाजा किया कि जनाब रियासत से वफादार होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल का हवाला भी दिया। आर्टिकल 5 के बारे में कहा कि जी बड़ा क्लियरली वो बताता है कि आपको रियासत के साथ वफादार रहना है। अब रियासत से वफादारी होती क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन है, कोई तारीफ आप बताएंगे? रियासत से वफादारी का फर्ज है क्या? लोग अपना टैक्स जमा करवाएं, लोग टैक्स देते हैं, टैक्स चोरी हो जाता है। वफादारी का तकाजा यह है कि आप वोट डालें, लोग वोट डाल के आते हैं, वोट चोरी हो जाता है, हुकूमत ही किसी और की बना देते हैं। लोग जनाब जुल्म के खिलाफ बात करते हैं। एक अच्छा जो रियासती शहरी है, जो वफादार है अपनी रियासत का, वो जुल्म के खिलाफ बोलेगा, उसे गोली मार देते हैं। जो मारा जाता है उसकी लाश छुपा लेते हैं। अगर किसी इदारे को या किसी शख्स को उसकी गफलत याद दिलाएं या ये बताएं कि जनाब आपने ये हलफ की खिलाफ वर्जी की है, तो उसे अगवा कर लेते हैं। क्या रियासत से वफादारी सिर्फ बूट पॉलिश है और कुछ नहीं है? फिर एक रेड लाइन का भी तस्करा किया DGISPR ने। बहरहाल कुल मिला के ये है कि DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्होंने सोचा हुआ था कि मैंने प्रेस ब्रीफिंग देनी है, उसके अंदर कोई इतनी खास चीज नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा लगा कि नए सूबे बनाने की जो प्लानिंग है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दिमाग की पैदावार है और उनको उसमें काफी सारे हमायती मिल गए। तो बिल्कुल नए सूबे बनने चाहिए, मैं इसका हमायती हूं। नए सूबे बनने चाहिए, इंतजामी बुनियाद के ऊपर छोटे यूनिट्स बनने चाहिए और वहां पे ज्यादा सहूलियात भी होनी चाहिए, टैक्सेशन का एक बेहतर निजाम होना चाहिए। लेकिन यह काम फील्ड मार्शल के करने का नहीं है। पाकिस्तान में अवामी मुंतखब नुमाइंदों की एक हुकूमत आनी चाहिए और वो सारे नुमाइंदे मिलकर बैठकर इस बात का फैसला करें कि कितने इंतजामी यूनिट बनाने हैं, किस किस जगह पे बनाने हैं, किन बुनियादों पे बनाने हैं, और फिर इस फैसले को इंप्लीमेंट किया जाए। सब मिलकर ये करें, लेकिन ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे करें। ये काम जो है
ये फौज के करने का नहीं है कि वो बंदा बैठ गया, वो तो फौज के साथ तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ना जनाब। आपको भी अगर इसके अंदर कोई इनपुट देनी है तो आप दे दें, बतौर इदारा आप भी मौजूद है। पुलिस से भी इनपुट मांगी जाएगी, फौज से भी मांगी जाएगी, बाकी जो जो इदारे काम करते हैं स्टेट के लिए उन सबसे पूछा जाएगा कि अपनी अपनी इनपुट दे दे, लेकिन फैसला जो है वो अवामी मुंतखब हुकूमत को करना चाहिए। तो मोहसिन नकवी वाला रोला अभी तक पड़ा हुआ है। तो DGISPR की मैंने सारी की सारी जो भी प्रेस ब्रीफिंग थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। और कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है और भारत के अंदर जो मकबूजा कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं उसका भी उन्होंने तस्करा किया। तो सवाल यह पैदा होता है कि जिस वक्त आजाद कश्मीर में लाशें गिर रही हैं और लगातार गिर रही हैं, आज क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूं। तो जब लगातार आजाद कश्मीर में लाशें गिर रही हैं तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं जनाब कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है? और ये कैसा लाडला बच्चा है जिसको लगातार आप मारते चले जा रहे हैं? 100 के करीब आपने लाशें गिरा दी हैं। वहां पे जो ह्यूमन राइट्स चैप्टर है पूरा, उन्होंने अपना डाटा अपडेट किया है। 84 लाशें उन्होंने गिनकर बता दी कि ये बंदे यहां पे शहीद कर दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। तो आप कह रहे हैं अभी भी वो लाडला बच्चा है, तो कैसा लाडला बच्चा है? यानी पानी पाकिस्तान का वहां से आता है, बिजली का इंतजाम पाकिस्तान का वहां से होता है, हमारे डैम्स उन पानियों से भरते हैं। वो कश्मीर हमारी शारक है, किसी वजह से है टेक्निकली, और आप उन्हें हमेशा ताने देते रहते हैं कि जनाब हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें वो दिया। कभी सोचा है कि उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने आप पे भरोसा किया और आपके साथ शामिल हुए, आपके साथ खड़े हुए, उन्होंने कुर्बानियां दी है। जिन्होंने कुर्बानियां दी उन्हें अब मारना शुरू कर दिया। वो कमांडर फारूक की मिसाल मैंने आपको बताई पिछले वीलॉग्स के अंदर। तो नादरीन, आसिम मुनीर की और DGISPR की बातें सुनकर ना एक बात तो मुझे समझ आई, और वो बात यह है कि इनका साबुन स्लो है। आपको याद है इश्तिहार चलता था, बबलू तेरा साबुन स्लो है क्या? वो धोता ही रहता है, धोता ही रहता है। तो इनका ना साबुन स्लो है, आसिम मुनीर साहब का और उनकी टीम का साबुन बहुत स्लो है। यही बातें हम आपको 4 साल पहले बता रहे थे कि यह सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हम आपको बता दी ये निजाम चल ही नहीं सकता। इतनी नफरत के साथ एक दुकान नहीं चल सकती जितनी नफरत से आपने मुल्क चलाने की कोशिश की है। आपको पहले दिन बताया था, आज भी बता रहे हैं। मैं 2.5 से 3 माह पहले यह बात कह चुका था और मैंने आपसे कहा था कि पल्ले बांध ले के आसिम मुनीर और उनकी पूरी टीम नाकाम हो चुकी है और अब वो ढूंढ रहे हैं कि मलबा किस पे डालना है। तो ये मलबा डाल के भागने की कोशिश करेंगे। मियां साहब को मेरी गुजारिश है, खड़े हो जाए इनके खिलाफ। इन्होंने आपको ब्लैकमेल किया, आपको दीवार के साथ लगाया, आपको केसेस से और इमरान खान से डराया। आपको खड़े होना चाहिए इनके खिलाफ। आपको बोलना चाहिए कि तुम लोगों ने ज्यादती की है, सारे फैसले तुम कर रहे थे, हमारे खाते ना डालो ये सारी नाकामी। मियां साहब को खड़े होना चाहिए। खड़े हो जाए, कौम उनका साथ देगी, क्योंकि कौम को बहुत सारी चीजें समझ आ गई है और वो मियां साहब को लगेगा कि पहली मर्तबा लोग उनका खुलकर साथ दे रहे हैं जब वो हक के साथ खड़े हो। अगर वो होते हैं तो, वरना नहीं। कम से कम ऐसे खड़े हो जैसे इमरान खान खड़ा है। अभी आप ये देखें ना कि इमरान खान ने जो आखिरी डील उन्हें ऑफर की गई कुछ अर्सा पहले, वो भी मुस्तरद कर दी। इमरान खान साहब से कहा क्या गया? इमरान खान साहब को यह मुतालबा है कि जनाब आप यहां से अस्पताल जाएं, अस्पताल से बनीगाला जाएं, आप खामोश रहें और कुछ ज्यादा शोर ना मचाएं, हमारे साथ ताउन करें और इंतजार करें। अगले इंतखाबात में आपने क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको हम बताएंगे। यानी अच्छे बच्चों की तरह हमारे साथ चले। तो इमरान खान ने डील एक मरतबा फिर मुस्तरद कर दी है और उसके बाद से अब यह बताया जा रहा है कि लगातार इमरान खान साहब की सेहत, यह दावा किया जा रहा है कि गिर रही है। ये 4-5 अलग अलग जर्नलिस्ट कह चुके हैं, मेरे पास डायरेक्ट खबर कोई नहीं है, लेकिन 4-5 अलग अलग जर्नलिस्ट वसूख के साथ यह बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की सेहत लगातार उनके मुताबिक गिर रही है और उनके ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं। इमरान खान के ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक था। अगर तो ये है और लोग ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है इमरान खान को कुछ ऐसा खिलाया जा रहा है या कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा किया जा रहा है कि उनकी जान खतरे में। तो पीटीआई को और इमरान खान साहब की फैमिली को जितना जोर लगाना है वो जल्दी लगाएं, जितनी कोशिश करनी है वो जल्दी करें। नाज़रीन, 75 अरब डॉलर्स लेकर आने थे आसिम मुनीर ने, और आसिम मुनीर के करीबी साथी मोहसिन नकवी ने बताया कि जितने अरसे में आसिम मुनीर ने 75 अरब डॉलर लेकर आने थे, उतने अरसे में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये है इनका टोटल किया कराया जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया। मुजफ्फराबाद में भी नाज़रीन लोग बाहर निकल आए क्योंकि अब वहां इलेक्शन का मरहला है। लोग निकल आए, लोगों ने बाजार बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी, वहां पे फायरिंग शुरू कर दी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उन्होंने कहा जी हम रावला कोट वाले भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ हैं। शदीद फायरिंग और शेलिंग की जा रही थी। मसाजिद में ऐलान किए जा रहे थे। ऐलान है, मैं आपको वो सुना देता हूं, आप ये देख लें। लाहौर में जो लोग निकले कश्मीरियों के हुकूक के लिए, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और अपने मुंह से ये कहते हैं कि जनाब मैं कश्मीर की बेटी हूं, वो कहता है मैं कश्मीर का बेटा हूं। तो जो कश्मीर के अंदर उनको गोलियां मार रहे हैं शरपसंद करार देके, दहशतगर्द करार देके, जो असल कश्मीरी है वो दहशतगर्द बना दिए।
एक यहां पंजाब से जाती है, मैं कश्मीर की बेटी हूं, एक वो सिंध से आता है, कहता है जी मैं कश्मीर का बेटा हूं। और जो असल